नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने परमाणु के बारे में सीखा था, कुछ उस पर चर्चा किया था। आज उस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए और कुछ विस्तृत अन्य बातों को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो चीज़ है वह परमाणु क्या होता है। तो आप लोगों ने पिछली कक्षा में सीखा कि परमाणु पदार्थ का अति सूक्ष्मतम कण है और इसे विनाश नहीं किया जा सकता है। जब किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो हमको छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं और अंत में एक ऐसा कण आता है जिसे कि हम लोग आगे नहीं तोड़ पाते हैं। अब इस बातों से हमें यह पता चलता है कि वह एक सूक्ष्मतम कण है। परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है। अब यह किसी भी प्रक्रिया से इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। आगे इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, कुछ सूक्ष्मतम कण होने के साथ साथ यह किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, परंतु अपने रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों को बदलता नहीं है। मतलब परमाणु सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेगा, लेकिन उसके जो रासायनिक गुण होंगे, उसके जो भौतिक गुणधर्म होंगे, वह उसमें बदलेंगे नहीं, अर्थात बिना बदले वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब बात आती है इसे देखने की, तो इसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देख पाना संभव नहीं है। इसके लिए हम देखते हैं कि अगर कोशिश किया जाए तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। हम अगर उनको मापने की कोशिश करें तो परमाणु कितने बड़े होते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर क्या है बच्चों? नैनोमीटर मीटर को ही अगर हम छोटे छोटे भाग में काटते जाएं तो अंत में एक छोटा पार्ट हमें मिलेगा और वह इतना सूक्ष्म होगा कि 1 मीटर को 10 पर पावर 9, यानी कि आप 1 पर 9 जीरो लगा दीजिए और उतने भागों में अगर आप 1 मीटर को काटेंगे तो उसका एक भाग नैनोमीटर के बराबर होगा। जाहिर सी बात है बच्चों, इस नैनोमीटर को हम लोग सामान्य तरीके से नहीं काट सकते हैं और यह प्रकृति में अति सूक्ष्म है। इसलिए हम परमाणु की त्रिज्या को मापने के लिए एक मापक नैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप टीवी पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 10 पर पावर 9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। और सबसे सूक्ष्म जो परमाणु है वह हाइड्रोजन का परमाणु है और इस हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या 0.37 गुने 10 पर पावर -10 मीटर, या इसको हम बदलें तो 0.037 नैनोमीटर होती है, जहाँ पर 1 नैनोमीटर बराबर 10 पर पावर -9 मीटर है। अर्थात 1 नैनोमीटर को अगर हम लोग देखना चाहें तो 1 मीटर को अगर हम 10 पर पावर 9 इतना नैनोमीटर के संयोग से बना होगा। इसका अपोजिट भी है बच्चों। अगर हम 1 नैनोमीटर निकालना चाहें तो आसानी से गणितीय परिकल्पना से 10 पर पावर -9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नैनोमीटर अति सूक्ष्म वस्तुओं को नापने के लिए एक मापक, जिस तरीके से रोड को
मीटर में नहीं नापा जा सकता है, उसको मापने के लिए हमें बड़ी इकाई किलोमीटर की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से छोटी वस्तुओं को मीटर से नहीं नापा जाता है, उसके लिए हमें एक छोटी इकाई की आवश्यकता होती है और उस छोटी इकाई को हम नैनोमीटर कहते हैं। तो बच्चों, परमाणु इतना छोटा है कि उसे मापने के लिए नैनोमीटर की इकाई की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं कुछ सापेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष त्रिज्या अलग अलग वस्तुओं का किस प्रकार से है। देखिए अगले स्लाइड में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक तरफ लिखा हुआ है त्रिज्या जिसकी यूनिट मीटर में दी गई है और दूसरी तरफ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आइए देखिए, इनको एक एक करके हम देखते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु को जब हम लेते हैं तो लगभग इसकी त्रिज्या जो है 10⁻10 मीटर में आती है। उसी प्रकार क्रम से जल के अणु देखते हैं तो वह हाइड्रोजन के परमाणु से थोड़ा बड़ा होता है। हीमोग्लोबिन के अणु, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है और यह हमारे रक्त में ऑक्सीजन को वाहक का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन के अणु को जब उसकी साइज मापी जाती है, उसका आकार मापा जाता है, तो हीमोग्लोबिन के अणु 10⁻⁻8 मीटर हैं। उसी प्रकार आप रेत के कण देखे हो बच्चों, रेत के कण जब देखते हैं तो कितनी छोटी छोटी होती है रेत के कण? तो इस रेत के कण को 10⁻⁻4 मीटर में मापते हैं। उसी प्रकार से चींटी, चींटी तो आप सभी बच्चों ने देखा है। तो चींटी का आकार 10⁻⁻2 मीटर है। और तरबूज, तरबूज तो आपने खाया होगा, तरबूज मीठा होता है स्वाद में, और उस तरबूज का आकार जो 10⁻⁻1 मीटर है। आइए कुछ और बातें जो हैं हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं कि आपके सामने क्या आने वाला है। जब हम एक बहुत ही शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से सिलिकॉन की एक पतली परत को देखते हैं तो सिलिकॉन की परत कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। इसमें जो ऊपर का सतह का चित्र दिखाया जा रहा है, इसमें एक लेयर में सिलिकॉन के परमाणु व्यवस्थित हैं। और जब हम सिलिकॉन के पत्थर को देखते हैं, पतली चादर को देखते हैं, तो ऐसे ऐसे कई लेयर मिलके एक चादर बनाते हैं। तो इस प्रकार से परमाणु इतना सूक्ष्म है कि उसे देख पाना संभव नहीं है। तो सोचो बच्चों, जिस चीज़ को हम देख नहीं पा रहे हैं उसके बारे में हम उसका वजन मापना हो, उसको देखना हो, तब तो और भी दिक्कत होगी। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु को किस प्रकार से निरूपित किया जाए, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के उपाय दिए। डाल्टन ने कुछ चित्रों के द्वारा उसे समझाया और बर्जीलियस ने कुछ अलग तरह के नामों के द्वारा उसे संकेत के द्वारा लिखने की प्रयास किया। आइए देखते हैं कि कैसे डाल्टन ने अलग अलग परमाणु को दर्शाया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके सामने आ रहा है, ये आपकी किताब में ही है और इस किताब में आप पढ़े होंगे। तो डाल्टन ने परमाणुओं को दर्शाने के लिए अलग अलग चित्रों का उपयोग किया। आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से परमाणु हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, कॉपर है, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, सीसा, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, पारा, ये सब उस समय के ज्ञात तत्व थे। और उन ज्ञात तत्वों को बार बार लिखना हाइड्रोजन लिखने में बड़ा लंबा होता है, इसलिए हम इसे अलग अलग चित्रों द्वारा दिखाते हैं। परंतु इन चित्रों द्वारा दिखाने में एक समस्या आई। समस्या ये हुई कि बार बार से जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं लिखते थे तो इन चित्रों को बनाना बड़ा मुश्किल होता था। तब वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना कुछ और भी आसान तरीका निकाला जाए जिससे कि हम तत्वों के संकेतों को लिख सके।
तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग लोगों ने, विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों ने नाम के लिए, अलग अलग तत्वों के नाम के लिए अपने अपने सुझाव दिए। जैसे कुछ तत्वों को नाम उनके व्युत्पत्ति स्थानों से दे दिया गया जहाँ वे सबसे पहले मिले थे। जैसे कि कॉपर तत्व सबसे पहले साइप्रस जगह से पाया गया था। लोगों की जानकारी कॉपर के बारे में साइप्रस जगह से हुई थी, इसलिए उसने उन तत्वों को कॉपर का, साइप्रस ग्रीक वर्ड है और उसी से मिलता जुलता नाम कॉपर उसको दे दिया गया। कुछ तत्वों को उनके विशिष्ट रंगों के आधार पर नाम दे दिया गया। जैसे स्वर्ण जिसको कि अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं और उसका मतलब होता था पीला, क्योंकि सोना जो है दिखने में पीला होता है। इसलिए उन लोगों ने कहा कि कुछ तत्वों को उनके स्थानों के नाम से नाम दिया जाए, कुछ तत्वों के उसको रंगों से नाम दिया जाए, परंतु सभी तत्वों के लिए भी ऐसा संभव नहीं था। तब क्या किया गया? आगे कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ और भी अलग तरह के सुझाव दिए। आइए देखते हैं कि किस वैज्ञानिकों ने किस तरीके से सुझाव दिए। जैसे अधिकतर तत्वों के प्रतीकों को उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से लिया गया और इसमें पहले अक्षर को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा गया और दूसरे अक्षर को छोटे लेटर में लिखा गया। जैसे कि आप उदाहरण में देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन HYDROGEN हाइड्रोजन इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं, इसलिए उनके नाम के पहले अक्षर H जो शुरू हो रहे थे उस H से दे दिया। H कैपिटल होता है, इसलिए पहला अक्षर को हम लोग कैपिटल से देते हैं। एल्युमिनियम में देखते हैं कि एल्युमिनियम के दो शब्द हमें लिखने हों तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लिखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एल्युमिनियम के लिए कैपिटल A और स्मॉल l लिखना सही है, जबकि अगर कोई विद्यार्थी या कोई बच्चा उसे कैपिटल A और कैपिटल L लिख देता है तो ये गलत हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि पहला लेटर कैपिटल हो और उसके बाद वाले लेटर स्मॉल हो। इसी प्रकार से कोबाल्ट में भी कार्बन C जो है वो कैपिटल होगा और O स्मॉल हो जाएगा। तो इन सब नामों को आजकल कौन गाइड करता है? आजकल इन नामों को IUPAC इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका कि फुल फॉर्म आपको लिखा हुआ स्लाइड में मिला। तो ये संस्था जो है आजकल किसी भी तत्वों के नामों के लिए नियम बनाती है और इन अलग अलग तत्वों के नाम इस IUPAC संस्था के द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार दिया गया है। मान लो कि आज के दिन में कोई एक नया तत्व खोजा गया, तो उस नया तत्व को नाम देने के लिए IUPAC ने नियम बनाए हैं और इन्हीं नियमों के अनुरूप हम उनका नामकरण करेंगे। आगे की कक्षाओं में तुम इन बातों को भी सीखोगे कि नए तत्व आविष्कार किए गए हैं तो उनका नामकरण किस प्रकार से किया गया है। आओ कुछ और सीखते हैं कि तत्वों को, नामों को और कैसे लिखा जाए। तो हम देखते हैं कि कुछ तत्वों को के प्रतीक को उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। अभी तुमने देखा एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम में A और L दोनों लगातार आ रहे थे, इसलिए हमने A और L लगातार वाले दोनों लेटर को लिया, लेकिन हर जगह ऐसा सही नहीं है। जैसे हम
क्लोरीन देखते हैं। तो क्लोरीन का फॉर्मूला जब हम क्लोरीन का नाम लिखेंगे तो CHLORINE हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर CH ना दे के C के बाद किसी और अन्य लेटर को ले लिए और यहाँ पर हम L ले लिए। इस प्रकार से क्लोरीन का नाम, उसका प्रतीक C, कैपिटल C और स्मॉल l हो गया। उसी तरह जिंक का Z, कैपिटल Z और N हो गया। आइए कुछ हम लोग एक लिस्ट देखते हैं, एक उसमें पता करते हैं कि किन किन तत्वों के नाम क्या क्या रखे गए हैं। देखिए इस स्लाइड को ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पर आपको तत्व और चिन्ह उसके दिए गए हैं। अब एक एक करके बड़ा ध्यानपूर्वक इन तत्वों को और उन चिन्हों को देखना है, क्योंकि हम देखेंगे कि कहीं पर तो लगातार दो अक्षर को लिखा गया है, जैसे कि एल्युमिनियम में Al, ऑर्गन में Ar, बेरियम में Ba को प्रतीक के रूप में लिया गया है। उसी प्रकार से कैल्शियम में Ca को प्रतीक के रूप में लिया गया है। परंतु क्लोरीन में यह बात लागू नहीं होती है। क्लोरीन में C के बाद H आ रहा है, परंतु L को हम लोग चिन्ह के रूप में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से क्लोरीन का Cl हो जाता है। और भी देखिए बच्चों आप लोग, कोबाल्ट, कोबाल्ट CO, लेड तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। लेड Le से शुरू हो रहा है और आप देख रहे हैं चिन्ह में Pb लिखा गया है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। कुछ तत्वों को प्रतीक उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नाम से बनाया गया है। अब आप इसमें सावधानी पूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर गोल्ड है, गोल्ड का GO से शुरू हो रहा है लेकिन चिन्ह AU है। उसी प्रकार से आप और भी खोजिए कौन कौन से तत्व हैं जिनका अंग्रेजी का नाम तो अलग है लेकिन उनके चिन्ह अलग हैं। देखिए आप इसमें ध्यान से अगर देखेंगे तो पाएंगे कि आयरन भी सर ऐसा ही है, जिसमें IR से शुरू हो रहा है लेकिन चिन्ह Fe है। उसी प्रकार से पोटेशियम है, उसी प्रकार से सिल्वर है, उसी प्रकार से सोडियम है। तो क्या हुआ, इनके अंग्रेजी के नाम के शुरुआत के अक्षर क्यों नहीं रखे गए इनके चिन्ह के रूप में? इसका कारण यह है कि ये सब जो तत्व थे लोगों को ज्ञात थे और लैटिन में, जर्मन में या ग्रीक में उनके नाम ज़्यादा प्रचलित थे, इसलिए लोगों ने उनके लैटिन नामों से उनके चिन्ह को निकाला। जैसे आप देखिए लेड का और दूसरा नाम होता है प्लम्बम। तो यहाँ से हमने उसके चिन्ह के लिए P और B को निकाल लिया। गोल्ड का नाम होता है ऑरम, इसलिए यहाँ से चिन्ह के रूप में AU के ले लिया गया। आयरन का नाम है फेरम, इसलिए यहाँ से हमने Fe ले लिया। उसी प्रकार से पोटेशियम को हम लोग कैलियम के नाम से भी जानते थे, इसलिए उसके चिन्ह के रूप में K को, कैपिटल K को यूज किया गया। सिल्वर को आर्जेंटेनम के नाम से जानते हैं, इसलिए सिल्वर को AG के रूप में लिखा गया। सोडियम को नाइट्रियम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए सोडियम को Na से लिखा गया है। तो बच्चों इन तत्वों के चिन्हों को रटने से बैठ के अगर आप चाहेंगे कि हम इसे रट लें तो रटना मुश्किल हो जाएगा। तब क्या करना है बच्चों, आपको इसको प्रतिदिन एक बार बस 5 मिनट के लिए एक रीडिंग लगा लेनी है। उसके बाद फिर किसी और दिन, एक दिन बीच करके 2 दिन पर कुछ समय अंतराल पर इसे बार बार उलटते पलटते रहेंगे तो किताब में पढ़ते पढ़ते ध्यान में आपकी यह आ जाएगा
और धीरे धीरे इन तत्वों के प्रतीक भी आपके दिमाग में आ जाएंगे। इसलिए इन तत्वों के प्रतीक को रटने की ज़्यादा प्रवृत्ति नहीं करनी है, यह धीरे धीरे स्वतः ही आपको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से और भी देखते हैं बच्चों, एक और हमारे पास स्लाइड है, इसमें भी आप देखिए कि किस प्रकार से तत्वों के नाम को लिखा गया है। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए उसे हिंदी में लिख दिया गया है, यह आपकी किताब में भी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग तत्व हैं, एल्युमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट। यहाँ पर जितने भी तत्व दिए गए हैं बच्चों, यह उस समय के ज्ञात तत्व थे और इन तत्वों को आप 2-4 बार प्रयास करेंगे तो यह आपको आसानी से स्मरण हो जाएगा। बैठ के अगर आप रटने की कोशिश करेंगे इनको तो वह तत्व एक दूसरा में मिल जाएगा। इसलिए आप इनको बिल्कुल भी रटने की कोशिश ना करें, एक निश्चित समय अंतराल पर इसको पढ़ते रहें, पलटते रहें और यह तत्व स्वतः ही, तत्व के प्रतीक स्वतः ही आपको याद आ जाएंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।